फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस से तो देखिए यहाँ पर आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। कल की क्लास में मैंने आपके 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे, आज की क्लास में भी आपके 50 क्वेश्चंस ही हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपकी पेडागोजी की क्लास है ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। दोनों के ही क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट है, अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। तो देखिए कौन सा चरण यहाँ पर होगा, संपादन, प्रारूपण, विचार मंथन या फिर प्रतिपुष्टि। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका संपादन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संपादन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चरण है लेखन प्रक्रिया का वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं। तो देखिए किसको मानते हैं, एक अध्यापक श्याम पट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी, दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी और फिर कहानी सुना रही थी, तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ रही थी, चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर सूत्र ले करवा रही थी। तो देखिए कौन सा है जो सबसे उपयुक्त विधि है। तो देखिए जहाँ पर आपका क्या होता है, कहानी सुनाई जा रही होती है, मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आपको किसी चीज़ के थ्रू, मतलब आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके कोई चीज़ आपको कराई जा रही है, तो वो आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा आदर्श माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, वो शिशु गीत गा रही थी और फिर उनको कहानी सुना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है। तो देखिए कौन सा है, बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, बच्चे प्रभावशाली संप्रेक्षण बने, बच्चे प्रभावशाली लेखक बने या फिर सुनने वाले श्रोता बने। तो देखिए श्रोता, लेखक, पाठक नहीं बनाना है, बल्कि क्या बनाना है, उनको कम्युनिकेटिव बनाना है, बच्चे प्रभावशाली संप्रेक्षक बने। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे किस स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। तो देखिए किस स्तर पर पढ़ने के लिए तैयार हो सकें, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ग्रेड 1 के लिए तैयार हो सकें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। तो देखिए घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचरक विषयों पर आवाजवाही संबंधी उपागम, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र या फिर विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए आमतौर पर पूर्व विद्यालय अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। चित्रात्मक पुस्तकें देने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए उनकी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना, बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें या फिर बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना, उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा की शुरुआत करवाना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन सी कक्षा प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है। तो देखिए प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम से करना, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय या फिर रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्राथमिक स्तर की शिक्षा में जो समूची पाठ्यचर्या में भाषा है वो दृष्टिकोण जो है महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल सही है। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसीलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि देखिए इससे वह बहुभाषिक बनेगा,
वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। वह बच्चों के साथ उस भाषा का विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियां क्या हैं। तो देखिए सीखने के प्रतिफल हैं, भाषाई दक्षता हैं, भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं या फिर सीखने के स्तर हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सीखने के प्रतिफल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियां क्या हैं। सीखने के प्रतिफल हैं, भाषाई दक्षता है, भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं या फिर सीखने के स्तर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है। तो देखिए विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना या फिर शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्लाबोर्ड, लेबल, रैपर्स आदि देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है। तो देखिए चित्रकारी, पठन, श्रवण या फिर पेंटिंग। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका पठन। क्या है आपका पठन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए भाषा क्या है। तो देखिए भाषा क्या है। एक कृत्रिम व्यवस्था है, नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, एक व्याकरणिक व्यवस्था है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो देखिए जो भाषा है वो क्या है। तो देखिए भाषा है जो नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है। बहुभाषावाद कहलाती है, त्रिभाषा सूत्र है, कार्यालय भाषा नीति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो देखिए भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या होती है। तो वो होती है आपकी त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक बालिका पटना में मुंबई स्थानांतरित होती है। जो एक बालिका है वो क्या है, पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। तो देखिए दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। देखिए दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो अंग्रेजी भाषा है वो भाषा अधिगम है, लेकिन जो मराठी भाषा है वो भाषा का अर्जन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए किस रूप में जाना जाएगा। दक्षता स्थानांतरण, परिचित से अपरिचित की ओर जाना, भाषिक योग्यता, कौशल स्थानांतरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका कौशल स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बोलने के लिए सोचना, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम या फिर समस्या आधारित बोलना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। तो देखिए, पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है, पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। पाठ्य सामग्री जो है वो स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखिए शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखिए संस्कृत भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, लेकिन हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। तो देखिए भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है, कार्य विधि आधारित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रिया आधारित ज्ञान या फिर भाषा का व्याकरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका घोषणात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की केंद्रीयता क्या है। तो देखिए इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं, इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, भाषा संप्रेषण के लिए है और विचारों के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है। तो देखिए कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना, यह पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कहाँ कमी है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सरसरी तौर पर पठन क्या होता है। तो देखिए पाठ्य सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन या फिर पाठ्य सामग्री के आगे का पठन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। तो देखिए शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके, शिक्षार्थी समाज और कार्य स्तर पर कार्य कर सके, शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र मतलब चरित्र और भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, रोल प्ले, नाटक या फिर भाषा विकास। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका रोल प्ले। क्या हो जाएगा आपका रोल प्ले। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके और अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए प्रक्रिया आधारित अधिगम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद आधारित उपागम या फिर उद्देश्य के लिए लेखन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। तो देखिए कौन सा कथन जो है वो आपका प्रभावशाली है। सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना या फिर वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबंधता दिखाकर सिखाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। ठीक है, उच्चारण सिखाना आपका क्या है, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है। तो देखिए भाषा क्या है, एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, एक सांस्कृतिक उपकरण है, अर्थहीन उपकरण है या फिर आनंददायी उपकरण है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका एक सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण
के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तो देखिए एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में, स्कीमा के रूप में, पांडुलिपि के रूप में या फिर उपकरण के रूप में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 विमर्श के रूप में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे, प्रारंभिक, पाठक, लेखक, वक्ता या फिर अवलोकन करता। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए वो है आपका पाठक। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है, तो देखिए स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है, भाषा का, संगीत का, शब्द का या फिर ध्वनि का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ध्वनि। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित या लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। उसमें किसका विकास हो चुका है, तो देखिए मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, पृष्ठों की जागरूकता का, अर्थ की जागरूकता का या फिर स्वनिम जागरूकता का। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए मुद्रित और लिखित सामग्री की जागरूकता का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो यह किस पर आधारित होगा, तो देखिए पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति और समझ पर, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन पर, अपने शब्दों से कहना और सारांशीकरण करना, बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन और प्रतिबिंबन मतलब गहन चिंतन पर। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं या फिर जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो आपका चुनौतीपूर्ण अवधि होती है, तो देखिए कौन सी होती है, तो वो होती है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए ग्रहणशील रूप से ग्रहणशील है। ठीक है, सर्वाधिक रूप से क्या है यहाँ पर ग्रहणशील है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। तो देखिए कैसे, आप अध्यापिका के इस विचार से सहमत हैं, आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं। स्वयं की बनाई गई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा कि इस विचार से आप असहमत हैं कि देखिए कोई भी होता है जो स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों को वर्तनी सीखने में क्षमता को धीमा कर देगी, तो ये आपका क्या है, इससे हम क्या है असहमत हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए, तो देखिए पढ़ाई का माध्यम यहाँ पर क्या होना चाहिए, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या फिर राज्य भाषा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम से भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए अनदेखा करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, फिर पाटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है पॉइंट जो आपका सही है, तो वो है आपका पाटना, पुल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका पुल बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अनदेखा, बनाए रखना, बढ़ाए रखना ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो देखिए पढ़ी गई सामग्री के आधार पर सूत्रलेख, पढ़ाई गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, पाठ पढ़ने के बाद अर्थ शब्द लिखना, पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करना। चलते देखिए नेक्स्ट पर। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया, जहां विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिला दिया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है, विद्यालय से मलयालम सीखी है, किसी अध्यापक से मलयालम सीखी है, फिर भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, देखिए जो मलयालम है उसने क्या की है, अपने परिवेश से अर्जित की है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? तो देखिए, बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, पाठ्य सामग्री में आए विचारों घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा लेते हैं, बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते हैं और उनका अनुमान लगा लेते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना, पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना, संज्ञा की व्याख्या करना और उसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना, संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में पहले व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नामों को आप रेखांकित करें और उसके बाद उसकी व्याख्या करें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है, शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो देखिए, विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना, या फिर सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए आज का जो आपका क्लास है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।